अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 23 मई 2026 और इस वक्त तकरीबन दिन के 12 बजने वाले हैं। अब तक की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो पीटीआई का कल का इजलास, कल यानी कि 22 मई 2026 को जो पीटीआई का एक इजलास हुआ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 8 घंटे तक ये इजलास जारी रहा और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर ऐसे ही थी जैसे कि एक न्यूट्रल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और मीडिया के सामने महमूद खान अचकज़ई और बैरिस्टर गोहर और शाहिद खटक भी थे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी कल ही हुई। सुहेल आफरीदी फातह खानी के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मिलने जा पहुंचे और उस दौरान में उनकी गुफ्तो शनीद भी हुई। इस हवाले से पाकिस्तान के जायचे में क्या नज़र आ रहा है, लोग इस बारे में सवालात भी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कैलकुलेशंस करके बताएं या पीटीआई के हवाले से कैलकुलेशंस करके बताएं, या महमूद खान अचकज़ई का जायचा इस वक्त क्या बता रहा है, सुहेल आफरीदी का जायचा इस वक्त क्या बता रहा है। आज 23 मई 2026 के अकॉर्डिंग अगर 23 को सिंगल डिजिट पे किया जाए तो 5 का नंबर आता है और 5 का नंबर कहीं ना कहीं इनकलाबी डिसीजंस के हवाले से भी है। लेकिन इससे पहले क्योंकि ये तमाम तर डेवलपमेंट्स 22 मई की हो चुकी हैं तो 2 और 2 4 के नंबर पर आता है। कल का नंबर 4 था, कल का ड्राइवर 4 था और 4 के अंदर कहीं ना कहीं से आपको बैक एंड से सहारा चाहिए होता है, पुशअप चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है। इसीलिए ये जो दोनों इवेंट्स हैं इनकी कैलकुलेशंस कल के एतबार से ही की जाएँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आज के एतबार से तो फाइनली फाइंडिंग्स आपको बता दूंगा। कल के बारे में कहा गया कि बंद कमरे में एक इजलास हुआ और वो 8 घंटे तक तवील इजलास था, लेकिन न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस वाज़े तौर पर बता रही हैं कि इस बंद कमरे के इजलास में कोई सियासी हिकमत अमली नहीं पनप सकी, कोई सियासी लाहे अमल का ऐलान वाज़े तौर पर नहीं हो सका। एक तरह से वहाँ पर पैरानोया किसी कैफियत थी या एक दूसरों पर अदम एतमाद किसी कैफियत थी। और ये साइकोलॉजिकली ऐसा होता भी है कि जब आप किसी तहरीक के साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को स्टडी करना चाहो तो किसी तहरीक की क़यादत जब एक लंबे अरसे तक ज़ेर अताब रह जाए तो बाकी बच जाने वाले जो उनके लीडरान होते हैं उनके अंदर ये खौफ इमर्ज ऑटोमेटिक होने लग जाता है कि हम में से अगला नंबर अब किसका है, या हमारे अंदर से कौन बिक चुका है जो हमारे अंदर की बातें अब बाहर जाके बताएगा, या हम अगर कोई प्लानिंग करेंगे तो वो कहीं बाहर जाकर लीक आउट तो नहीं हो जाएगी या बाहर जाकर कहीं डिस्कस तो नहीं हो जाएगी। इसी तरह कल का जो इजलास जो 8 घंटे तवील के हवाले से मीडिया पर खबरें चल रही हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं खौफ का अंसर भी बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आ रहा है कि हम में से कौन डबल एजेंट है। और ये जो 8 घंटे तवील जो टाइम एक लगा एक इजलास के अंदर, ये बहस होने की वजह से नहीं, डिबेट होने की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर यह चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी कि तमाम तर जो लोग वहाँ पर शिरकत कर रहे थे उनमें से पहल कौन करेगा ये डिसाइड नहीं हो रहा था। हर कोई डरा हुआ था, नफसियाती तौर पर घबराया हुआ था, एक नफसियाती तातुल था जिसको साइकोलॉजिकल डेडलॉक भी कह सकते हैं कि हम में से कौन पहल करे, हम में से कौन पहला पत्ता फेंके। ये 8 घंटे का डिले या 8 घंटे का तातुल इस वजह से था। फिर कहीं ना कहीं इस सारे इजलास के अंदर शेर अफजल मरवत का फैक्टर भी नज़र आता है और शेर अफजल मरवत के हवाले से मैं पहले भी कई दफ़ा आपको व्लॉग्स करके बता चुका हूँ कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो चाहते ना चाहते हुए पीटीआई के ख़िलाफ़ बोलने पर मजबूर हो जाएं या इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने पर मजबूर हो जाएं। और मैं अक्सर उनके बारे में एग्जांपल देता हूं ना कि एक शख्स अगर कहीं जा रहा हो और अचानक उसको प्लानिंग के साथ उसकी राइट साइड से भी कोई जानवर छोड़ दिया जाए, लेफ़्ट साइड से भी कोई जानवर छोड़ दिया जाए और पीछे की जानिब से भी कोई जानवर छोड़ दिया जाए, तो वो शख्स तो यही समझेगा कि मैं आगे की जानिब जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। लेकिन दर हकीकत अंदर खाने प्लानिंग ये होगी कि ये शख्स आगे की जानिब जाए या फलानी डायरेक्शन में जाए, इसीलिए इधर उधर से दूसरी डायरेक्शन से उसके खिलाफ जानवर छोड़ दिए जाते हैं। यही फैक्टर शेर अफजल मरवत के बारे में नज़र आता है कि उनको मजबूर कर दिया गया है कि वो ऐसा लाहे अमल इख्तियार करें। और एक तरफ जहाँ पर वो इमरान खान से वफादारी का भरम भी रखते हैं, वो वफादारी का ऐलान भी करते हैं, मोहब्बत के दावे भी करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब उनको ऐसे पीटीआई के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया, ख़ास तौर पर एक खातून और एक खातून के हम नवा कुछ पीटीआई के लीडरान, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया है कि वो अपने डिफेंसिव मोड के ऊपर आ जाएं और अपने
خلاف جو محاذ آرائی کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، اور اسی وجہ سے کل کے اجلاس کے اندر شیر افضل مروت فیکٹر کی وجہ سے ایک فارورڈ بلاک کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اس فارورڈ بلاک کے حوالے سے میں 2 ہفتے پہلے تقریباً آپ کو پریڈکشنز کر کے بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر عنقریب آپ کو ایک فارورڈ بلاک بننا نظر آئے گا، اور وہ بظاہر عمران خان سے محبت کا دعویٰ کرے گا لیکن اندر خانے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں یوز ہو رہا ہوگا۔ اور اب کل کے اجلاس کے اندر ایک چیز جو نیومرولوجیکل ریڈنگ کی صورت میں نظر آتی ہے کہ سب کو، جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے ان کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں شیر افضل مروت ایک فارورڈ بلاک کی بنیاد رکھ چکے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور یا شہریار افریدی یا بہت بڑی جو پی ٹی آئی کی فیگرز ہیں وہ کل کو آنے والے دنوں میں عمران خان سے محبت کے نام پر اس فارورڈ بلاک کا حصہ نہ بن جائے۔ اسی لیے جب یہ پریس کانفرنس کی گئی 8 گھنٹے کے ڈیلے کے بعد یا ایک تعطل کے بعد، اس کے اندر بظاہر جو اعلانات کیے گئے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے، ان کو ہسپتال منتقل ہونا چاہیے، عدلیہ کو ہمارے کیس سننے چاہیے، عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، یہ جو چاہیے 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 کا ورڈ ہے، در حقیقت یہ پولیٹیکل شیلڈنگ ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کارکن جو مسلسل پوچھ رہے ہیں، پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے جو مسلسل پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈران نے اب تک کیا کیا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، تو ان کو ایک طرح سے سیاسی مایوسی سے نکالنا، ان کی سیاسی مایوسی کے خاتمے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں چاہیے 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 کا ورڈ یوز کیا گیا، لیکن یہ کون چاہیے کون کرے یہی تو نہیں ہو رہا، اور یہ ان سے ڈیسائیڈ بھی نہیں ہو رہا کہ کون کیا کرے، اور بلی کے گھنٹی میں گلے میں پہلے گھنٹی کون باندھے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اب آپ کو میں واضح طور پر اس اجلاس کی صورت میں اور یا اس اجلاس کے بعد کے ہونے والے لاہے عمل کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ایک گروپ وہ سہیل آفریدی کو مسلسل طور پر ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس اجلاس میں بھی کہیں نہ کہیں اس کی چہمگوئیاں اس بارے میں باز گشت سننے کو محسوس ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی ناکام ہو چکے ہیں یا شاید وہ مصلحت پسند ہو چکے ہیں، اور یہاں پر کچھ لوگ اس اجلاس میں موجود کچھ لوگ سہیل آفریدی کو نااہل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صوبائی فنڈز کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سک رہے، اور اسی اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اوپر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان سے محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن یہ عمران خان سے مخلص نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی اگریسو فوٹنگ پہ نہیں آ رہے اور یہ مصلحت کر رہے ہیں یا ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ تمام لوگ وہی ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کو فارورڈ بلاک کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان کو یہ بظاہر تو لگ رہا ہوگا کہ ہم خود یہ فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں اور شاید ہم عمران خان سے محبت کے دعوے دار ہیں اور ہم حقیقت میں محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اگر دائیں سائڈ کا بھی راستہ ان کے لیے بند کر دیا جائے، بائیں سائڈ کا بھی راستہ بند کر دیا جائے، پیچھے کا راستہ بھی بند کر دیا جائے، تو ان کو تو لگے گا کہ ہم فریلی یا فری ویل کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ در حقیقت ان کو کوئی نہ کوئی یوز کر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی مینوپولیٹ کر رہا ہوگا، اور جو کوئی بھی ان کو مینوپولیٹ کر رہا ہوگا در حقیقت وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کمزور کرنا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان سے محبت کرنے والے لوگوں کے دلوں میں مایوسی جنریٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس بات کا ادراک ان لوگوں کو بھی نہیں۔ پھر یہ جو لوگ ہیں یا ایک طرح سے آپ کہہ لیں یہ جو ابھی ذہنی طور پر کہیں نہ کہیں فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اندر ہی اندر اس اجلاس کے اندر سہیل آفریدی کی بھی کہیں نہ کہیں مخالفت کی گئی، کہیں نہ کہیں کور کمیٹی کی بھی مخالفت کی گئی۔ اسی ایک گروپ میں کچھ کمپرومائز لوگ جو ہیں وہ سہیل آفریدی پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ وہ صوبائی فنڈز کو کسی اگریسو وے کے لیے استعمال کریں تاکہ سہیل آفریدی دفاعی پوزیشن پر آ جائیں، اور دفاعی پوزیشن پر آ کر وہ طاقت کا کچھ ایسا استعمال کریں یا اگریسو فرنٹ فٹ پر آ کر کھڑے ہو جائیں اور ماحول ان کے خلاف ہو جائے، اور اس زمن میں جب پھر لوگ خدا نہ خواستہ ان کی باتوں پر نکلیں اور ایک اور 26 نومبر جیسا ایونٹ ہو تو سارا الزام سہیل آفریدی پر لگایا جا سکے۔ یا پھر ان لوگوں کا ایک اور دل بھی ہے کہ سہیل آفریدی شیر افضل مروت نے جو کیس کیا آئینی عدالت کے اندر اس کے خلاف کوئی جارحانہ رد عمل دیں، اور اس سے بھی پی ٹی آئی کے ووٹرز میں یا کے پی کے جو ووٹرز ہیں یا جو پاکستان میں عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں مایوسی کا شکار ہو جائیں کہ یہ کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی آپس میں لڑ پڑے ہیں، سہیل آفریدی شیر افضل مروت کے خلاف اگریسو فرنٹ فٹ پر جا رہے ہیں یا پارٹی کے لوگ ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک طرح سے باقاعدہ ایک پلاننگ ہے، ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے، ان کو عمران خان سے محبت سے متنفر کیا جائے یا پی ٹی آئی سے محبت سے متنفر کیا جائے یا خیبر پختونخوا کی محبت سے متنفر کیا جائے۔ پھر
फिर यही कंप्रोमाइज्ड लोग जो इस वक्त एक फॉरवर्ड ब्लॉक का जहनी तौर पर हिस्सा बन चुके हैं, अमली तौर पर तो अभी ऐलान नहीं हुआ, वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर भी मलबा डालना चाहते हैं कि यहाँ से कोई अग्रेसिव तहरीक का ऐलान हो और फिर एक और 26 नवंबर या 9 मई बने और उसका सारा मलबा भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर या महमूद खान अचकज़ई पर डालें, ताकि इनके ऊपर इल्ज़ाम आए कि आम लोगों के अगर कोई हलाकतें हुई या कोई गिरफ्तारियाँ हुई, जो गरीब लोग जेलों में गए हैं, तो वो सारा भी इन्हीं की वजह से। जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि इमरान खान की जानिब से अगर उनको कोई मैंडेट मिला तो वो मुज़ाकरात का मिला, किसी अग्रेसिव तहरीक का नहीं मिला। और मुज़ाकरात जब हो रहे होते हैं तो वो अग्रेसिव वे में नहीं होते। जिस तरह अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान आप खुद सुनते थे कि ईरान कहता था कि अगर धमकियां देनी है तो फिर मुज़ाकरात किस बात के, या मुज़ाकरात करो या धमकियां दो या जंग करो। इसी तरह ये तमाम लोग कहीं ना कहीं सुहेल आफरीदी को भी अग्रेसिव वे में लाना चाहते हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को भी अग्रेसिव वे में लाना चाहते हैं, महमूद खान अचकज़ई को भी अग्रेसिव वे में लाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस इजलास के अंदर 8 घंटे का जो तवील इजलास है, इसमें एक कन्फ्यूजन भी है और वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। और वो कन्फ्यूजन एक जानिब तो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से दिखाई देती है कि वो इमरान खान के बिहाफ पर जिन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, आया वो मुज़ाकरात करने वाले लोग इन दोनों साहिबान से, इन दोनों लीडरान से सिंसेयर हैं या नहीं, या इन तक जो पैगाम पहुँच रहे हैं क्या वो वाकई जस्टिफाइड है, क्या वो वाकई हकीकत से उनका ताल्लुक है, या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं क्या वाकई उनमें कोई ना कोई पहलू सिंसेरिटी वाला भी है। और दूसरी तरफ दूसरा गिरोह जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि सुहेल आफरीदी या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दरा खैबर की तरफ से एक उठने वाली आंधी सपोर्ट करने जा रही है, या जिस हवाले से मैं 12 सितंबर 2024 को एक व्लॉग कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने इमरान खान की आंख के बारे में भी प्रेडिक्शन की थी कि अनकरीब उनको जहर खाने की वजह से नज़र कमज़ोर हो सकती है, नज़र ब्लर हो सकती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो तकरीबन ठीक भी हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा से एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ताकतवर अशखास की भी बैक एंड से उसको सपोर्ट होगी। KPK से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग जिस इजलास में शरीक थे उनकी जानिब से भी एक कन्फ्यूजन का इजहार है कि आया अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई से के साथ मुज़ाकरात करने वाले सिंसियर हैं, या हमें शह देने वाले यानी KPK की हुकूमत को शह देने वाले कि वो कोई अग्रेसिव ऐलान करें, कोई अग्रेसिव डिसीजन करें, उनको शह देने वाले मुखलिस हैं। ये दोनों जानिब, ये जो मुखलिस और मुखलिस होने की जो टर्म है और दो मुख्तलिफ डायरेक्शन है, ये आपको वाज़ेह तौर पर बता देंगी कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक्टर्स जो कुछ कर रहे होते हैं वो दर हकीकत इंडिपेंडेंट नहीं होता। बैक एंड पे कहीं ना कहीं कुछ और ही लोग हैं जिनकी आपस की टसल है, जिनकी आपस की रिफ्ट है, जिनकी आपस के इख्तलाफात हैं, और वो कभी कोई एक ग्रुप को साइड पे सपोर्ट कर रहा होता है, कोई दूसरे ग्रुप को साइड से सपोर्ट कर रहा होता है, कोई एक ग्रुप को यूज़ या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है और कोई दूसरे ग्रुप को यूज़ या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल एक्टर्स के कोलो फेल के ऊपर आप ना जाएं। बैक एंड पे कहीं ना कहीं कोई और लोग फैसले कर रहे होते हैं और वहाँ पर ही पाकिस्तान की सियासत का असल महवर है। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर आने वाले दिनों में जो कोई भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो कोई भी रिफॉर्म्स होंगी, वो उसी महवर के तरफ से होंगी जिसको मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान के जायचे के एतबार से और इमरान खान के जायचे के एतबार से भी, कि पाकिस्तान के जायचे में दो चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं, एक डंडे वाली सरकार और एक ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। ये तमाम तर जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस मैंने आपको 22 मई के अकॉर्डिंग या फिर आज 23 मई के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई, इनके अंदर वाज़ेह तौर पर आपको बताता चलूँ कि कहीं भी कोई गैब का इल्म नहीं है, ये प्योर साइको एंथ्रोपोलॉजी है। और हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आप मुझे एस्ट्रोलॉजर समझते हैं तो मेरा व्लॉग बिल्कुल भी ना देखा करें। अगर आप मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट से हट के कोई और इल्म का हामिल समझते हैं तब भी मेरा व्लॉग बिल्कुल ना देखा करें। और अगर आप न्यूमरोलॉजी को साइको एंथ्रोपोलॉजी से हट के नाउज़ुबिल्लाह कोई गैब का इल्म या गैर फितरी इल्म समझते हैं तब भी मेरा व्लॉग बिल्कुल भी ना देखा करें। मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।